ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया न्यूज एट 7 का। न्यूज एट 7 में सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई से सटे भिवंडी की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। करोड़ों का माल यहां पर स्वाहा हो गया और देखते ही देखते आग इमारत में भड़क उठी। दूसरी मंजिल से शुरू हुई आग ने कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि कपड़ों का गोदाम धू धू कर जलने लगा। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और रेडीमेड गारमेंट का पूरा स्टॉक जलकर राख हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। आग ने पूरे गोदाम को घेर रखा है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि इस भीषण अग्निकांड में किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन इमारत के कमजोर होने से खतरा बना हुआ है। इमारत कभी भी गिर सकती है, लिहाजा आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया गया है। और अब बात बांग्लादेश की राजधानी ढाका की, जहां आग का कहर देखने को मिला। यहां भी आग के कहर की वजह से सैकड़ों झुग्गियां स्वाहा हो गई। झुग्गियों में आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है। ढाका के करैल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भयंकर आग की चपेट में आने से सैकड़ों झुग्गियां धू धू कर जलने लगी। संकरी गलियों और घनी आबादी के बीच उठती आग की लपटों ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। अग्निशमन विभाग को जैसे ही सूचना मिली, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दमकल की 11 गाड़ियां बुलानी पड़ी। राहत की बात यह है कि इस भीषण अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घनी आबादी होने की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आग के पूरी तरह शांत होने के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा। करैल राजधानी ढाका की सबसे पुरानी झुग्गी बस्तियों में से एक है, जो करीब 90 एकड़ क्षेत्र में फैली है। यहाँ करीब 80,000 से अधिक लोग रहते हैं। वहीं मुंबई से सटे वसई पश्चिम में क्लोरीन गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। एक की जान चली गई जबकि 19 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। अचानक से पूरे इलाके में जहरीली गैस फैलने लगी। लोगों का सांस लेना मुश्किल होने लगा। कुछ लोगों को उल्टियां होने लगी, आंखों में जलन होने लगी और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख तुरंत इलाके को खाली करवा दिया गया। आनन फानन में प्रभावित लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 फायर ऑफिसर भी जहरीले गैस की चपेट में आ गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी के नीचे क्लोरीन का सिलेंडर रखा था, जिसमें अचानक लीकेज होने लगा और कुछ ही देर में जहरीली गैस फैल गई। दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और रिसाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग गैस की चपेट में आ चुके थे। फिलहाल गैस लीक होने की इस घटना से इलाके में दहशत है। वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक कार ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की जान पर बंध आई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर तुरंत ही मौके से फरार हो गया, जबकि इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सकरी गली में जैसे ही तेज रफ्तार कार घुसी, चीख पुकार मच गई। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आगे आगे लोग, पीछे पीछे सफेद कार। कार ने पहले साइकिल को टक्कर मारी, फिर युवती को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, कार ड्राइवर मौके वारदात से फरार हो चुका था। महिला को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी कार की तलाश कर रही है। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां सरकारी बंगले को लेकर अब सियासी पारा हाई हो गया है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बाद अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप को भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। बिहार की राजनीति में सरकारी आवास के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। एनडीए सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करने का आदेश दिया है।
उन्हें अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 होर्डिंग रोड का नया आवास आवंटित किया गया है। आरजेडी का कहना है कि राजनीतिक सूचिता अब भंग हो गई है। जदयू डरी हुई है, जो भी फैसले हैं वो बीजेपी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी यहाँ 2 दशक नहीं 2.5 दशक से अधिक दिनों से आ रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और उनके नाम जो आवंटित होता है आवास, वो जल्दी खाली नहीं होता है। ऐसी परंपरा नहीं रही है। ये राजनीतिक शिष्टता भंग करने के समान है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता के। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। उधर राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी अपना आवास खाली करना पड़ेगा। उनका आवास अब पहली बार मंत्री बने लखिंदर कुमार रोशन को आवंटित कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें। अयोध्या में लहराया भगवा ध्वज तो रोया पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चिट्ठी जारी की है। पाकिस्तान की चिट्ठी में 6 दिसंबर 1992 का जिक्र किया गया है। बाबरी मस्जिद के बहाने भड़काऊ चिट्ठी। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के आगे अपना रोना रोया है। वहीं पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान से मिलने की मांग को लेकर तकरार बढ़ती ही जा रही है। रावलपिंडी में जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। तस्वीरें पाकिस्तान की अदियाला जेल के बाहर की हैं, जहां पर इमरान खान की बहनें धरने पर बैठी हैं और पीटीआई कार्यकर्ता आजादी के नारे लगा रहे हैं। इमरान की बहन नूरीन नियाजी का आरोप है कि पिछले 4 हफ्तों से उन्हें जेल में बंद इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब हमें ये भी नहीं पता कि उनको किस हालत में रखा हुआ है, कैसी उनकी सेहत है। अगर हमें ये 5 मिनट की मुलाकात करा देते, हम आराम से चले जाते। कोर्ट के आदेश के बावजूद पाकिस्तान सरकार इमरान खान से किसी को मिलने की अनुमति नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उनकी बहनें और समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी जब इमरान खान की बहनें जेल के बाहर मिलने पहुंची थी तो उनके साथ मारपीट हुई थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक छात्र को होमवर्क ना करने की ऐसी सजा मिली जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस कर जवाब मांगा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखाई दिया कि निजी स्कूल के इन शिक्षकों ने एक छात्र को पेड़ पर लटका दिया। बच्चा काफी देर तक पेड़ पर लटका रहा और वहां मौजूद दोनों शिक्षिका तमाशबीन बनी रही। बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आरोपी शिक्षिका अब अपने किए पर रो रो कर माफी मांग रही है। ऐसा मत करिए, मैं जान रही हूं उसके लिए, मेरे से गलती हुआ। इधर जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूल को नोटिस देकर अगले 2 दिनों में जवाब देने को कहा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एक्शन लिया जाएगा। बात करते हैं थाईलैंड की, जो इन दिनों कुदरत का प्रकोप झेल रहा है। भारी बारिश से आई भीषण बाढ़ ने हालात बहुत ज्यादा खराब कर दिए हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से वहां 19 लोगों की मौत हो गई है। जहां तक नजरें पहुंच रही हैं, वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के बाद बाढ़ से सड़कें लबालब हैं। रिहायशी इलाके और मार्केट हर जगह पानी भरा हुआ है। कुदरत का डबल अटैक कुछ यूं हुआ कि घरों के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर तक डूबते ही हैं। पहली मंजिल तक पानी भर गया है। सब कुछ पानी में डूब चुका है। सड़कों पर गाड़ियां तिनके के समान बह रही हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। आवाजाही ठप है। कुछ जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत का सामान लेने या घर लौटने के लिए सड़क के किनारे खंभों पर लटके तार का सहारा लेने को मजबूर हैं। भीषण बाढ़ की वजह से दक्षिणी थाईलैंड के सोंखला प्रांत के कई इलाकों में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हाट याई है। लोगों पर चौतरफा मार पड़ी है। जानवरों तक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाढ़ बारिश की वजह से वहां सांप भी सड़कों पर तैरते हुए दिख रहे हैं, जिससे लोग और भी ज्यादा डरे हुए हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के पश्चिमी इलाके में एक गोदाम में ऐसी आग लगी कि उसने भीषण तबाही मचा दी। इस हादसे में 2 मंजिला बिल्डिंग जलकर पूरी तरह खाक हो गई।
पश्चिमी लंदन के इलाके में गोदाम में धधकती आग की वजह से आसमान में ऊंची ऊंची लपटें दिखने लगी, जिससे वहां अफरा तफरी फैल गई। आग की लपटों के साथ पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। आग का गोला बन चुके गोदाम के अंदर मौजूद सारा सामान जलकर खाक हो गया। एहतियात के तौर पर पास के एक स्कूल और रेजिडेंशियल ब्लॉक को खाली कराना पड़ा। पूरे इलाके में कई घंटे तक आवाजाही ठप रही। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां और 150 फायर फाइटर्स लगाने पड़े, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के मुताबिक बिल्डिंग का 3/4 हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बिल्डिंग में एक वेयर हाउस और रिटेल स्पेस था। ये भी बताया जा रहा है कि गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे। हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं दिल्ली के पटेल नगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में बदमाश मेहताब के पैर में गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में मेहताब को ये गोली लगी है। गोली लगने से मेहताब घायल हुआ है। हत्या के केस में फरार चल रहा था बदमाश मेहताब। मेहताब को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बदमाश मेहताब के पैर में गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में मेहताब को ये गोली लगी है। गोली लगने से मेहताब घायल हुआ है। हत्या के केस में फरार चल रहा था बदमाश मेहताब। मेहताब को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बड़ी खबर का रुख करें। बिहार के मधेपुरा में हत्या से सनसनी हुई है। मधेपुरा में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुकान से घर लौटते वक्त बदमाशों ने इसे गोली मारी। मौके से कारतूस की 12 खोखे मिले हैं। अब बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में पंजाब नेशनल बैंक का एक एटीएम बदमाशों ने पूरी मशीन समेत उखाड़कर चुरा लिया। सिविल लाइंस इलाके में हुई इस वारदात से शहर में हड़कंप मच गया है। एटीएम में 7 लाख रुपए कैश भरे हुए थे, जिन्हें बदमाश लेकर रफूचक्कर हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि बदमाशों ने वारदात से पहले सीसीटीवी पर स्प्रे कर उसे धुंधला कर दिया ताकि फुटेज रिकॉर्ड ना हो। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हलचल मच गई। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि बदमाश एटीएम मशीन को फेंक कर भाग गए हैं और सारी नकदी निकाल ली है। पुलिस को आशंका है कि बदमाश दिल्ली, राजस्थान या हरियाणा के हो सकते हैं। वहीं 252 करोड़ के ड्रग्स मामले के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़ने के बाद मुंबई पुलिस की जांच तेज हो गई है। गिरफ्तार आरोपी के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने एक्टर सिद्धांत कपूर से लंबी पूछताछ की। बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर से करीब 5 घंटे तक पूछताछ चली। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सिद्धांत कपूर कई सवालों के साफ या संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस कारण जांच एजेंसियां उन्हें जल्द ही दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती हैं। आपको बता दें कि 252 करोड़ के मामले में गिरफ्तार आरोपी सलीम शेख ने अपनी बयान में ये दावा किया था कि सिद्धांत कपूर भी ड्रग्स लेता है और ड्रग्स की पार्टियों में शामिल होता है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सलीम शेख ने अपने बयान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी का भी नाम लिया था और उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से बताया था। मुंबई पुलिस ने औरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन उसने पेशी के लिए कुछ दिन का वक्त मांगा है। जेएनयू में एबीवीपी ने नक्सलवाद के विरोध में प्रदर्शन किया और अर्बन नक्सल का पुतला फूंका। इस दौरान छात्रों ने हिडमा के समर्थन को खतरा बताया। तुम कितने हिडमा लाओगे? जैसे नारों से जेएनयू परिसर गूंज उठा। एबीवीपी ने यह प्रदर्शन नक्सली नेता माडवी हिडंबा के समर्थन में हाल ही में हुई नारेबाजी के विरोध में किया। छात्रों ने अर्बन नक्सल का पुतला जलाकर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। एबीवीपी के जेएनयू अध्यक्ष मयंक पंचाल ने कहा कि हिडमा जैसे खूनी आतंकी के समर्थन में नारे लगाना सुरक्षा बलों का अपमान है। छात्र इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं एबीवीपी जेएनयू के मंत्री प्रवीण पीयूष ने नक्सलवाद को एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बताया और कहा कि जेएनयू हमेशा सुरक्षा बलों के साथ और नक्सली हिंसा के खिलाफ खड़ा रहेगा।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चे की डिलीवरी कराने पहुंची महिला के साथ वहां की नर्सेज ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसकी जान पर बन आई। अस्पताल के बेड पर लेटी ये है देविका साहू। 5 दिन पहले ये अपने दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल पहुंची। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखी और नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही और इसे सामान्य केस बताकर डिलीवरी की जिम्मेदारी 2 नर्सों को सौंप दी। डिलीवरी होने के बाद नर्सों ने ही साफ सफाई भी की, लेकिन वहीं लापरवाही हो गई। नर्सों ने साफ सफाई के दौरान एक सर्जिकल तौलिया महिला के अंदर ही छोड़ दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची महिला को जब दर्द हुआ तो परिजन उसे फिर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इस बार डॉक्टर्स ने पल्ला झाड़ लिया। मजबूरन महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसकी जान बच सकी। तो उसको हमने निकाला, फिर इनको हमने भर्ती किया। उसके बाद साफ सफाई रखी, पार्ट प्रॉपर तरीके से चेंज करवाया, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए, तो अभी मरीज ठीक है। मामला सामने आने के बाद अब जिला अस्पताल लिपापोती में लग गया है और डिलीवरी कराने वाली 2 नर्सों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 28 नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर है। नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन नक्सलियों पर 90 लाख का इनाम था। और बड़ी खबर का रुख करें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बोला है बड़ा हमला। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर पलटवार किया है। टीएमसी बाबरी मस्जिद की नींव नहीं, बांग्लादेश की नींव रखेगी। टीएमसी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के सपोर्ट से ममता सरकार हिंदुओं की लाशों पर राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये कहना है गिरिराज सिंह का। और गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर यह बड़ा हमला किया है। कहा है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के सपोर्ट से है ममता सरकार। वो बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। लेकिन हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग को घेरा है और मंच से चेतावनी दी है कि अगर उन्हें कोई चोट पहुंचाएगा तो वो पूरे भारत को हिलाकर रख देंगी। আমি বীরভূমে জন্মগ্রহণ করেছি, তাহলে আমাকেও কবে বাংলাদেশি বলে দিত। घुसपैठ और एसआईआर पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग तटस्थ होकर काम करे, न कि बीजेपी आयोग बनकर। ममता बनर्जी ने घुसपैठ को लेकर सवाल किया। नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर का प्रबंधन केंद्र के पास है, एयरपोर्ट रेलवे सब उन्हीं की निगरानी में है। केंद्र सरकार कस्टम विभाग भी देखती है, फिर घुसपैठ का जिम्मेदार कौन? ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर बंगाल पर कब्जे की कोशिश होगी तो अगले चुनाव में बीजेपी गुजरात हार जाएगी। ममता बनर्जी ने बीएलओ की हो रही मौतों पर भी सवाल उठाया और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर से जुड़े 2 मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की। ममता बनर्जी ने कुछ निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश का जिक्र करते हुए 2 मुद्दों पर विरोध अपना विशेष जोर दिया है और चिट्ठी में लिखा है कि सीईओ ने डीईओ को निर्देश दिया है कि एसआईआर और चुनाव संबंधित कार्यों के लिए संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्त न करें। वहीं दूसरा मुद्दा निजी आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र बनाने के कथित प्रस्ताव का है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इन निर्देशों पर आश्चर्य जताते हुए सवाल पूछा कि क्या ये मामले एक राजनीतिक दल की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया और पूछा कि एक ही काम को 1 साल के लिए बाहरी एजेंसी के 1000 लोगों से कराने की
क्या जरूरत है, जबकि जिला कार्यालयों में पहले से ही ऐसे कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम पेशेवर मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने न सिर्फ चिट्ठी लिखी बल्कि कोलकाता की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी से ही सवाल कर लिया और बंगाल सहायता केंद्र में तैनात कर्मचारियों पर कहा, ये सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस कैडर है, तो उसके ऊपर कैसे चुनाव आयोग भरोसा करे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर प्रेशर डालने वालों से डेटा एंट्री कराने से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की चिट्ठी वाली पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग आपको जवाबदेह है और आप इनको राजीव सिन्हा ना समझें, जिसके हाथ अभी भी पंचायत चुनावों के खून से रंगे हुए हैं, जो उसने आपके गुर्गों के रूप में कार्य करते हुए आयोजित किए थे। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच एसआईआर के दौरान हो रही बीएलओ की मौतों पर बीएलओ प्रोटेक्शन कमेटी के सदस्यों ने भी कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी तो एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीएलओ के नाम एक लेटर लिख डाला। अखिलेश यादव ने पत्र में लिखा, बीएलओ भाई बहनों को एसआईआर का इम्प्रैक्टिकल टारगेट दिया गया है। बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बीएलओ पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे बेहद ही निंदनीय और घोर आपत्तिजनक बताया। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी राज में तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। इन हालातों में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो उनके घर वाले तक बीजेपी को वोट ना दे, बीजेपी जाए तो शांति आए। अखिलेश यादव ने खुद को हर बीएलओ के दुख दर्द का साथी बताया। यूपी से बंगाल तक एक के बाद एक बीएलओ की हो रही मौत पर चल रही सियासत के बीच दुखद खबर सूरत से आई। सूरत में भी एक बीएलओ की संदिग्ध मौत हो गई। 26 साल के रिंकल शिंगोडावाला सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टेक्निकल असिस्टेंट और बीएलओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रही थी। रिंकल सूरत जिले के ओलपाट तालुका के मासमा गांव में परिवार के साथ रहती थी। रिंकल अपने घर के बाथरूम में बेहोश मिली और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यूपी के गोंडा से भी एक दुखद खबर आई। गोंडा में विपिन यादव नाम के बीएलओ की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तुरंत गोंडा के एक अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया, फिर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। जांच में पुलिस को जानकारी मिली कि बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते उन्हें इलाज मिल गया। बड़ी खबर का रुख करें। पंजाब के फाजिलका में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान से मंगवाए गए हथियार मिले हैं। यहां हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल समेत 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। फाजिलका में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की यह कार्रवाई हुई। कोर्ट ने आरोपियों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। और इन दिनों रील बनाने के लिए लोग कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। यूपी के अमरोहा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। चलती थार के ऊपर कुछ हुड़दंगी हल्ला मचाते हुए चढ़ गए और जमकर नोट बरसाने लगे। सड़क पर इतना व्यस्त ट्रैफिक होने के बावजूद इन हुड़दंगियों को किसी की परवाह नहीं थी। ऊपर से नोटों की बारिश हो रही थी और नीचे गिर रहे नोटों को बटोरने की होड़ मची रही। वो तो गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली बल्कि वहां से गुजर रहे राहगीरों की भी जान पर बनाई। वायरल वीडियो एक बारात का था जो संभल से हसनपुर की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं यूपी के उन्नाव में एक बेकाबू कार ने 10 लोगों को टक्कर मार दी। गुस्साए भीड़ ने कार में जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन ड्राइवर वहां से फरार हो गया। बेकाबू कार के कोहराम का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में 2 महिलाएं संकरी सी गली में पैदल आती दिखाई दी। तभी सफेद रंग की स्विफ्ट कार तेजी से आई और एक महिला को टक्कर मारकर आगे निकल गई। लोगों का आरोप है कि ड्राइवर ने सिर्फ इस महिला को नहीं बल्कि 8 से 10 लोगों को टक्कर मारी, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। टक्कर के बाद गुस्साए लोगों ने जब कार ड्राइवर को दौड़ाया तो वो कार छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद भीड़ ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है। यूपी की फिरोजाबाद की बात करते हैं, जहां से आई ये खबर हर किसी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि रॉन्ग साइड
गाड़ी चलाना कितना भारी पड़ सकता है, चाहे अपने लिए या फिर किसी दूसरे के लिए। रॉन्ग साइड से आई बाइक की वजह से हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की जान चली गई। एक झटके में टुंडला सर्विस रोड पर तस्वीर बदल गई। रॉन्ग साइड कैसे कोहराम मचा सकती है, उसका ये जीता जागता प्रमाण है। अचानक तेज रफ्तार बाइक का रॉन्ग साइड वाले बाइकर से सामना हुआ। बाइक का पिछला हिस्सा दूसरी बाइक से टच हुआ और बाइक सवार कार के नीचे आ गया। बाइक सवार कार की अगले दोनों टायरों के नीचे आ गया और बाइक घसीटती चली गई। लेकिन रॉन्ग साइड बाइकर से ज्यादा बड़ा दानव तो कार ड्राइवर निकला, जिसने कार के नीचे फंसे युवक को बचाने के बजाय उस पर दोबारा कार चढ़ा दी और उसकी बाइक को टक्कर मारता हुआ भाग गया। पत्थर दिली देखिए, जिस बाइकर की वजह से बाइक सवार गिरा, वो भी गिरने वाले को मरता छोड़कर भाग गया। ऐसे में सड़क पर चलिए तो पूरी सावधानी के साथ, ताकि जीवन सुरक्षित रहे। बात इंडोनेशिया की, जहां इन दिनों आसमानी आफत का कहर टूटा है। बाढ़ और बारिश की वजह से 20 लोगों की जान चली गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तबाही की एक खौफनाक तस्वीर इंडोनेशिया की है। लैंडस्लाइड के बाद चीख पुकार मच गई, लोग घरों को छोड़कर भागने लगे। कुछ ही देर में पहाड़ी से आया मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। कई घर भी मलबे के साथ बह गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एकाएक बड़ा भूस्खलन होता के अफरा तफरी मची हुई है। लोग भागते हुए दिख रहे हैं। देखते ही देखते कई घर भूस्खलन में जमींदोज हो गए। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। कई घर पानी में समा गए हैं। खड़ी गाड़ियां कागज के तिनके की तरह तैरती नजर आ रही हैं। नवंबर महीने में ही बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन भारी बारिश के कारण मदद पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कोटा से डराने वाली तस्वीरें आई हैं। कोटा के थर्मल पावर प्लांट में अजगर ने कर्मचारी पर हमला कर दिया। कुछ कर्मचारियों ने अजगर को डंडों से मारा, जिनके खिलाफ वन विभाग अब कार्रवाई करेगा। 12 फीट लंबे अजगर ने कर्मचारी नंद सिंह पर अचानक झपट्टा मारा और उनके पैरों को जकड़ लिया। बुजुर्ग नंद सिंह दर्द से चीखने लगे, उनकी जान पर बन आई। इस चीख पुकार को सुनकर प्लांट में काम कर रहे कर्मचारी भागे भागे आए। अजगर के इस जानलेवा हमले को देखकर सबकी सांसें अटक गई। इसके बाद कर्मचारियों ने लाठी डंडे की मदद से जैसे तैसे नंद सिंह की जान बचाई। आरोप है कि वन विभाग को खबर दी गई थी, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा। गुस्से में कर्मचारियों ने अजगर को मार मार कर अधमरा कर दिया। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं कर्नाटक के कलबुर्गी से, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। आईएएस अधिकारी महंतेश बिल्गी समेत 3 की मौत हो गई है। शादी समारोह में जाते वक्त ये हादसा हुआ। बेकाबू होकर पलट गई थी आईएएस अधिकारी की कार। कलबुर्गी में हुए इस हादसे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं यूपी के हरदोई से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। वहां एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही युवती ट्रक के नीचे कूद गई। इसके पीछे ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए। इसके पीछे ये युवती अपनी दीदी और जीजा के साथ उनके घर जा रही थी। रास्ते में तीनों रुके हुए थे, तभी वहां से एक ट्रक गुजरा। लड़की दौड़ी और ट्रक के नीचे कूद कर लेट गई। इसके पीछे हालांकि उसकी दीदी उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रक का पिछला पहिया उसकी कमर और पैर से गुजर गया। इसके पीछे हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है कि युवती ने एक कदम क्यों उठाया।
वहीं थाईलैंड में एक महिला के अंतिम संस्कार से पहले चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। महिला की सांसें दोबारा वापस आ गई। ताबूत में महिला का शरीर हिलने लगा। परिवार के लोग महिला को दफनाने के लिए ले जा रहे थे, तभी ताबूत में हलचल हुई। तुरंत ताबूत खोला गया तो महिला जिंदा मिली। मंदिर में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। महिला लंबे समय से बीमार थी। कुछ घंटे पहले महिला घर में बेहोश हो गई थी। परिवार को लगा उनका निधन हो गया है। परिवार अंतिम संस्कार के लिए भी पहुंच गया, तभी ताबूत में कुछ आवाज आई और फिर महिला को जिंदा देखकर सब चौंक गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।